साथियों, एक ऐसा वाकया जिसे जानकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बेवा गरीब माता की 4 बेटियां बिन शादी के गर्भवती कैसे हो गई थी। इन बच्चों के बाप कौन है? दोस्तों, ये वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बच्चियां हामला कैसे हो गई, ये दिल दहलाने वाला वाकया दोस्तों आप लोग अवश्य सुने। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, एक बेवा औरत थी जिसके 7 खूबसूरत बच्चियां थीं। उनका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां बहुत ज़्यादा नेक दिल थीं। इन औरतों ने अपनी बेटी बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनके जीवन में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माता की बड़ी 4 बच्चियां हामला हो गई। और हैरत की बात तो ये थी कि इन 4 बच्चियों को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ में ये गलत हरकत किसने की थी। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से दोस्तों जमीन खिसकने लगेगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुनता था। इन्हीं लोगों के बीच में दोस्तों दूरी एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत की चेहरे की तरफ देखने लगा और कहता है कि माता, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत के ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई थी। वजीर गुस्से से कहने लगा कि ए माता, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हो, और आपकी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल पाए। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर के कहने लगती है कि बादशाह सलामत हो, मेरा जो मसला था मैं उसके सबके समक्ष नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ और मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं अपनी 7 बच्चियों के साथ अकेली रहती हूँ। यदि मैं अपनी परेशानी सबके समक्ष आपको बता देती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात के टाइम मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं अब आपको अपनी परेशानी बिल्कुल अकेले में कहना चाहती हूँ। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगता है कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आते हैं और उन्होंने सबके सामने बताया भी है। आखिर इस स्त्री का ऐसा क्या मसला है कि यह स्त्री सबके समक्ष क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह कहने लगा कि आप अपनी परेशानी मुझे कहिए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वह दुखी बूढ़ी माता वो कहने लगी, नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहते हैं कि इस स्त्री को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता पाए। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी माता को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर पहुंचती है तो बादशाह उससे कहते हैं कि यह माता, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी माता बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगती है। बादशाह कहता है कि माता, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। आप मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले में बुलाया, कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी बड़ी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी माता रोकर कहती है, बादशाह सलामत, मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे शौहर को वफात पाई अरसद गुजर चुके हैं और मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं और मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर के बर्तन मांजा करती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम रोज करती जाकर। और हमें अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उन्हीं में से मैं अपना घर चला पाती हूँ और उन्हीं से अपना घर चला करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा गुलाह नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बच्चियाँ हैं, पर्देदार हैं, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरा जीवन ऐसा ही चल रहा था। एक मर्तबा मेरी बड़ी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर जानकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसकने लगती है कि मेरी बड़ी बच्ची की शादी भी नहीं हुई तो ये हामला कैसे हो गई। दोस्तों, मैं जब अपनी बच्ची को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी थी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला करवाया है।
और यह बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बच्ची को काफ़ी मारा पीटा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी थी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि माता, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी माता, मुझे यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ में बात तक नहीं की। मैं कभी घर से बाहर अकेले पद तक ना गई। मैंने कभी किसी के साथ में आग ना मिलाया। हे मेरी माता, मुझे नहीं मालूम कि यह बच्चा किसका पेट में आया। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहने लगती है कि बादशाह सलामत, मैंने इस बच्ची को पैदा किया था। मुझे मालूम चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे भी पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बच्ची झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को अब क्या कहते हुए रोने लगती है। बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया कि फिर मेरी बड़ी बच्ची ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के इस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। इसके 2-3 महीने बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो चुकी थी। जब मैं भी उसे डॉक्टर को ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेटी यह भी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर के मेरे दिल को दूसरा भी झटका लगा। दोस्तों, ये बड़ी सच्ची कहानी है, शुरू से लेकर अंत तक बस बने रहें। जब उनकी दूसरी बेटी भी हमला हो चुकी थी तो ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता जाता है तो मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती। मैंने अपना वाक़या अल्लाह ताला पर छोड़ दिया कि यह अल्लाह ताला मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए कि मेरी बच्चियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी मेरी एक बच्ची को पैदा किया, उसके बाद भी मेरी तीसरी बच्ची भी उम्मीद से हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी कुल, वो भी पेट से हो चुकी थी। मैं भी लुट चुकी ही, बर्बाद हो चुकी थी। मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी माता का यह वाक़या सुनकर जानकर राजा हक्का पक्का रह जाता है कि एक ऐसा वाक़या बता रही है बूढ़ी औरत, और अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है कि यह बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे मालूम करना है कि मेरी बच्चियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। दोस्तों, कहानी में बने रहें, कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेक्ट रहने वाली है। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बस करके जाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के हर रोज़ क्राइम से जुड़ी कहानियाँ लेकर के हर रोज़ हाजिर होते रहते हैं। बादशाह सलामत, मुझे ये मालूम करना है कि मेरी बेटियों की सही सलामती के बावजूद भी ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बच्चियों के मुजरिम को आप पकड़ दें। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, मुझे ज़रा मालूम नहीं पड़ा कि ये इंसान कब आता है हमारे घर। उसने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर जानकर कहने लगा कि हे माता, तुम अब कह रही हो तुम्हारी चौथी बेटी के साथ में ये हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था कि जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ में गलत हरकत हुई थी। यदि तुम उस टाइम मुझे ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बच्चों के साथ ये सब कुछ ना हो पाता। मगर यदि तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वह बदनामियों से डर कर के ये जहर पी जाते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और माता, तुम भी उन लोगों में से जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बच्चियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह अब कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगते हैं कि माता, अब तुम घर पर जाओ। अब ये परेशानी दिक्कत तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त तक नहीं होगा कि मेरी सल्तनत में कोई और औरत स्त्री इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब लाचार स्त्री पर जुर्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सोऊं। मेरे बादशाह होने पर लालच है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत माता खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहाँ से घर आ गई और अपने घर, और बादशाह सलामत वहाँ से निकल कर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम वहाँ बैठे लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन दोस्तों, बादशाह का ध्यान उसी लाचार स्त्री के ऊपर था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसला सुनकर जब फ्री होते थे तो वह अपने रूम में वजीर को बुलाते हैं। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी को देखता है तो वह पूछता है कि कैसी कौन सी बात बताकर गई है बूढ़ी माता जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
बादशाह कहने लगता है कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे दरिंदे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे समक्ष खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर कहने लगा कि बादशाह सलामत बताना कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत उस वजीर को सारा वाक्य कह देते हैं और कहते हैं कि कोई दरिंदा है जो इस स्त्री के घर पर जाकर दीमक की तरह चिपक गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह इस विधवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हामिला कर दिया है और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे निकल चुके हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं और छोटी बेटी इसकी हामला है जो 14 वर्ष की है। इस बूढ़ी औरत की जो बाकी 3 बच्चियां बची हैं उन्हें भी खतरा है। हमें मालूम करना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता जाता है, किस वक्त टाइम आता है। इसके बाद दोस्तों बादशाह सलामत और वजीर दोनों सोचते पड़ जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहने लगता है कि ये बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब निकली है। बादशाह कहता है जल्दी कहो कौन सी तरकीब है। वजीर कहने लगता है कि ये बादशाह सलामत दीवारों के कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में ये बात कहूँगा। तो वजीर कहने लगता है बादशाह सलामत के कान में कुछ कहता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वह वजीर एक बकरी लेकर के इस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है। रात के तकरीबन 9 का टाइम हो रहा था। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहने लगती है कि हे वजीर, आप इस टाइम मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर कहने लगा कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आई हो, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा परेशान में है। बूढ़ी औरत कह रही कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करने वाले हो। वजीर कहने लगा कि आप मुझे घर के अंदर आने दो, इसके बाद मैं आपको इसका पूरा वाक़या बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी माता से कहता है कि आज हम इस बकरी का चारा बना करके इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत कहना और चुप करके देखते रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाता है। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाओ, और यदि हमारा ये काम कामयाब हो गया तो मालूम पड़ जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद साथियों वह वजीर इस बकरी को लेकर के घर की छत पर पहुंच जाता है और घर की छत पर इस बकरी को बांध कर देता है और फिर चुपके से इस घर से बाहर निकल जाता है। और वजीर जाते हुए कहता है इस बूढ़ी औरत से और उनकी बेटियों से कहने लगता है कि आप लोग आप आराम से चुपके से सो जाओ, कि ये मत सोचो कि आप लोगों को अब किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचने वाला है। और वजीर 2 सिपाहियों को कह देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाव, और वजीर और बूढ़ी माता और उन लड़कियों को तमाम बात समझाने लगता है कि तुम्हारे घर परिवार में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए जिससे मालूम पड़ जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह के दरबार महल में चला जाता है। बादशाह उसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। बादशाह वजीर से कहने लगता है कि हे वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचाया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर कहने लगा कि जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम करके आया हूँ। वजीर कहने लगता है कि ये बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाओ। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो पाऊँगा, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद भी नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सजा ना दिलवा दूँ। गहरा फिलहाल दोस्तों जब आधी रात का टाइम आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पे आता है और छत में से वह शयन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा था तो बकरी एकदम से चिल्लाने चीखने लगी। उस टाइम आधी रात का टाइम हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था और आधी रात के टाइम बकरी की आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जो बकरी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन लोगों को मालूम पड़ गया कि घर में कोई ना कोई दाखिल हो गया है। और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का, कि इस घर में जो शख्स आएगा बकरी उसको देखेगी और बोलने के कहने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर जानकर सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के रूम में पहुंचा तो सिपाहियों को भी मालूम पड़ गया कि बकरी के कहने से और बोलने से और बाकी इस बूढ़ी औरत और इन बेटियों को मालूम पड़ गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है घर में कोई गुस्सा आया है
और वह भी अभी चौकन्नी हो जाती है। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को मालूम पड़ जाता है और सिपाही भी घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले टाइम में शख्स ने सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वह 2 सिपाही आकर के उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेट कर रखा था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना पाए। जब इन सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बच्चियां हैरान हो गईं कि बच्चियों को लेकर आखिरकार सुबह हो चुकी। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक करके बादशाह के सामने पहुंचा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगवाई गई थी। इस टाइम इस आदमी का चेहरा ढपा हुआ और वह बूढ़ी औरत उसकी बाकी 7 बच्चियां भी जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भिजवाते हैं। अब सिर्फ बाहर मुजरिम, बादशाह सलामत और वजीर और बूढ़ी माता और उसकी 7 बच्ची वहां पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगता है कि क्यों भाई साहब, अब इतना तो कह दो, बता दो कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब तू मुजरिम बनके पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत इस सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटवाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी बढ़ गई थी जो इस मजबूर बूढ़ी लाचार बूढ़ी औरतों पर हमला कर देता है। जब इसके चेहरे से नकाब हटवाया जाता है तो वो बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक देती है और कहती है, दरिंदे इंसान, तूने शर्म नहीं आई? मेरी बच्चियां तेरी बच्चियों की जैसी थी, ये तेरी सगी भतीजा है। इनके साथ तूने ऐसा गंदी हरकतें की थीं जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी बच्चियों के साथ ऐसा गलत काम करते हुए? भतीजी क्या बेटी? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती है और बादशाह गुस्से से कहने लगता है, गुस्से से कहता है, यदि कोई गैर होता तो हम समझ पाते, तुम तो सगे हो, बाप की तरह हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आया, तुमने गैरत नहीं आया। अरे वाह, क्या अंकल और क्या पापा, क्या उसके बाप इस दुनिया में नहीं थे? दोस्तों बने रहे कहानी से शुरू से लेकर अंत तक। और उस अंकल की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियां का ख्याल करता और उनके रिश्तों के लिए फिक्र करता और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी दोस्तों वह शख्स कहता है कि ये बादशाह सलामत, मैं इन बच्चियों का चचा नहीं, ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रहें। दोस्तों बादशाह सलामत अपनी तलवार निकाल करके उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है कि सच सच कहो, तुमने ऐसा क्यों काम किया? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ निकल कर आता है और वह कहता है कि ये बात था, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई को तो शादी हो चुकी थी, उस टाइम मेरी शादी नहीं हो पाई थी। मेरा बड़ा बच्चा और मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब उसके बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम होता गया और अपने घर वालों पर ज़्यादा बढ़ गया। और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा था और अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बच्चियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और भतीजे से भी नफरत करने लगी थी। इसके बाद मेरा भाई वफात पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मेरा दिल इस पर आने लगा था। मेरी नीयत जब खराब होनी थी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना मानी। मेरी भतीजा जैसी जवान थी, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी बच्चियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा होती थी। दोस्तों मेरा दिल मजबूर करता कि मेरी खूबसूरत भतीजियाँ हैं, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियाँ होंगी तो मैं खुद ही उनके साथ ये गलत हरकत कर लूँ। दोस्तों इसके बाद मेरे दिल में एक शैतान जाग गया। मैं एक हकीम के पास पहुंचा, उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बताओ जिससे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी ऐसी हरकत ना कर पाए। बस इसी तरह से दोस्तों तब से और उस परिवार को वह जड़ी बूटियाँ सूंघा देता था। सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाते थे और जिसके साथ में मैंने बदकारी होती थी उसके साथ बदकारी कर लेता था और फिर उसको इसी हालत में छोड़ देता था। दोस्तों जैसे उसका मालूम ही न पड़े उसको वैसे वस्त्र पहनाता और वैसे ही मैं घर वापस लौट आता। और जब मेरे